बोधगया मंदिर को पहली बार मिला है किसी बड़े राजनीतिक दल का साथ, ताकि बोधगया टेंपल कमेटी को हिंदुओं से मुक्त कराया जाए और इसे पूरी तरीके से बौद्धों को सौंपा जाए। बीएसपी ने कैसे वक्त के बहाने ही सही, लेकिन बोधगया टेंपल कमेटी का मुद्दा उठा दिया है। मायावती ने क्या कहा है हम समझेंगे। ये भी जानिए कि वक्फ को लेकर मायावती की क्या राय है, और साथ साथ कैसे अब वक्फ के भीतर से मुस्लिम महिलाएं निकलकर सामने आने लगी हैं। पहली बार मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने इस नए वक्फ बिल का स्वागत किया है। हम ये भी दिखाएंगे, और आखिर में केशव मौर्य ने कैसे राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि आरएसएस पर बोलने से पहले वो आरएसएस का कैंप ज्वाइन करें। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अभी तक आप हमेशा यही सुनते रहे होंगे कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, या फिर मंदिरों की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो पुराने मंदिर हो गए जिन पर मस्जिदों का कब्जा हो गया, जिन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, वहां से हिंदू या तो बाहर कर दिए गए या फिर उस पर प्रभाव अब मुस्लिम कमेटियों का है। लेकिन बौद्धों के सबसे बड़े मंदिर गया के महाबोधि मंदिर की जो कमेटी है, वो आजादी के बाद से ही लगातार हिंदुओं और बौद्धों से मिलजुल कर बनती रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि मंदिर के जो कमेटी है, उसमें से जो हिंदू प्रतिनिधि हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, उन्हें बाहर किया जाए। वजह ये कि हिंदुओं के इस कमेटी में होने से इस बौद्ध धर्म पर, इस बौद्ध धर्म के मंदिर पर सनातन का, या यूं कहें हिंदुओं का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। एक कैंपेन पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज हुआ है, और उस कैंपेन के जरिए ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि महाबोधि मंदिर से की जो टेंपल कमेटी है, इससे हिंदुओं को बाहर किया जाए और पूरी तरीके से ये बौद्ध भिक्षुओं के हवाले, बौद्ध धर्म के मानने वालों को ये पूरी की पूरी जो ये मंदिर कमेटी है, महाबोधि कमेटी, उनके हवाले किया जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन और बेहतर देखरेख हो। अभी तक ये बात सिर्फ कैंपेन के जरिए थी, बौद्ध भिक्षु लगातार उठा रहे थे, लेकिन अब मायावती ने आज इस मुद्दे को उठा दिया। एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने वक्फ के बहाने ही सही, लेकिन पहली बार इस महाबोधि टेंपल कमेटी का वो मुद्दा उठाया है जो अभी तक बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, बौद्ध भिक्षु ही मांग करते रहे हैं। मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से दूसरे मंदिरों के प्रबंधन हैं, उसी तरीके से इस महाबोधि मंदिर का प्रबंधन भी बौद्ध भिक्षुओं के हवाले किया जाए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मायावती ने, और इसमें उन्होंने क्या कहा है सुनिए। जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है। वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है। लेकिन आपको बताएं कि मायावती ने निश्चित तौर पर महाबोधि मंदिर को बौद्धों के हवाले करने की बात उठाई है, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी नहीं, कांग्रेस है। इसकी वजह समझिए। दरअसल देश के आजाद होने के बाद 1949 में महाबोधि टेंपल कमेटी बनी थी, जिसमें डीएम की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई, और पूरे बोधगया के इस महाबोधि मंदिर का प्रबंधन, उसका देखरेख, सब कुछ यही कमेटी करती है। इसमें 4 हिंदू, 4 बौद्ध और डीएम उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठने के बाद से इस मुद्दे को खूब उठाया गया, और पिछले कुछ सालों से जो ये कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन की परिणति अब दिखने लगी है
कि राजनीतिक दल अब इसके पीछे लामबंद होने लगे हैं। हालांकि दबे स्वर में अभी तक ज्यादातर लोग बोलते रहे हैं, लेकिन मायावती ने पहली बार 1949 में जो ये कमेटी बनी उस पर न सिर्फ इस पर सवाल उठाया बल्कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि 1949 में जब ये कमेटी बनी थी तभी इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही रखा जाना चाहिए था या फिर बौद्ध भिक्षुओं को रखा जाना चाहिए था। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि पिछले 60-70 सालों में इसमें हिंदू प्रतिनिधि होने से यहां पर हिंदुओं का प्रभाव बढ़ा है, जबकि ये दुनिया का सबसे पवित्र बौद्ध मंदिर है या सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा माना जाने वाला मंदिर है। ऐसे में मायावती ने इस मुद्दे को उठा दिया है, लेकिन इस मुद्दे को उठाते हुए सिर्फ उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के बौद्धों के इस मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि वक्फ का मुद्दा भी आज साथ साथ उठाया है। मायावती आज इस मंदिर के बहाने उन्होंने वक्फ संशोधन को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल चूंकि ज्यादातर मुसलमान इसके खिलाफ हैं, इसलिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी एक आपत्ति जो ज्यादातर मुसलमान उठा रहे हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड है उसके भीतर गैर मुस्लिमों को नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन उन्होंने स्टेट्स के जितने वक्फ बोर्ड हैं उसमें उन्होंने गैर मुस्लिमों को नहीं रखे जाने की मांग दोहराई है। तो क्या मायावती अब संजीदगी से वक्फ का वो मुद्दा उठा रही हैं ताकि एक बीच का रास्ता अपनाया जा सके? सुनिए वक्फ को लेकर क्या कहा है मायावती ने। राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। एक तरफ वक्फ को लेकर अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने लगी है। राजनीतिक दलों ने लगभग अपने अपने स्टैंड साफ कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मुस्लिम जो बौद्धिक जमात है, जो इंटेलिजेंसिया है, खास करके मुस्लिम महिलाओं में इसे लेकर एक नई चर्चा भी शुरू हो रही है। शाइस्ता अंबर जो कि कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य रही और इस वक्त मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस वक्फ बिल का समर्थन किया है। शाइस्ता अंबर ने कहा है कि ये वक्फ बिल मुस्लिम औरतों के एम्पावरमेंट के लिए बेहद जरूरी है और वो इस बिल का स्वागत करती हैं। हालांकि उन्होंने भी वही बात उठाई कि इसके बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, बावजूद इसके ये बिल बेहतर है और लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। शाइस्ता अंबर ने क्या कहा है, सुनिए। वक्फ की जमीन ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, और उसका मकसद ही वक्फ का है कि मुस्लिम समाज के दबे कुचले, असहाय, पीड़ित, अनाथ और बुजुर्ग, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, बेसहारा हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाए। वक्फ की जमीनों पे जो कब्जे हैं उनको हटाएंगे और उनको सरकार ले करके उस पे कुछ लोगों को नियुक्त करेगी जो उनके हिसाब से होंगे। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को भरोसे में रख करके मुस्लिम समुदाय का ही एक सिटिंग जज हो या ऑफिसर हो, जो आईएएस ऑफिसर हो, वो उसको साथ में रख करके उनको हेड बनाया जाए, उनको चेयरमैन बनाया जाए। खैर अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, लेकिन वक्फ पूरी तरीके से देश भर में लागू हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो लागू नहीं करेंगी। आरजेडी ने और खास करके तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी उसी दिन से ये कानून बिहार में नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसे बाहर कर दिया जाएगा। ममता और तेजस्वी चाहे जो कहें, लेकिन योगी सरकार बहुत तेजी से वक्फ पर काम करने जा रही है। जिन लोगों ने वक्फ
का विरोध का झंडा उठाया था, सबों को नोटिस थमा दिया गया है और अब सारे जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी भूमि वक्फ के कब्जे में है, खास करके वक्फ ने अपने यहां दर्ज कर लिया है, उसे उसकी जांच करके तुरंत रिपोर्ट तैयार की जाए। खैर, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। और अब बात करेंगे राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जो बयान किया है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में जो राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर कहा, उसके बाद आज केशव मौर्य ने बयान दिया और केशव मौर्य ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि आरएसएस पर अगर कुछ बोलना है तो उसके पहले कुछ दिन आरएसएस के कैंप में जाकर आरएसएस को समझें और उसके बाद ही आरएसएस के बारे में वो बोलेंगे। सुनिए क्या कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। मैंने पहले ही कहा था कि श्री राहुल गांधी जी को कम से कम 1 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए और जो उनके कांग्रेसी इस प्रकार के विकारों से भरे हुए हैं उनको भी भेजना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सच्चाई जब उन्हें पता चलेगी कि यहाँ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, भारत की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार के जहरीले बयान देने से बचेंगे। और अब बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 50वीं बार वाराणसी आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में होंगे। लगभग 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर वो वाराणसी में आएंगे और वाराणसी यानी कि काशीवासियों को एक बार फिर कई सौगात काशीवासियों को मिलने जा रहे हैं। बहुत छोटा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, तकरीबन 3 घंटे रुकेंगे, लेकिन काशी के लिए क्या क्या है, कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसका पूरा खुलासा होगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं।